नमस्कार, वेलकम। आज हमारा टॉपिक है कैपिटल बस्टिंग पेबैक पीरियड मेथड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पेबैक पीरियड होता क्या है, इस मेथड में किस क्राइटेरिया को लेके हम प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, इस मेथड की क्या मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं, कहाँ पे ये मेथड जो है वो सुटेबल होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड। और पेबैक पीरियड मेथड भी एक ट्रेडिशनल मेथड। तो पेबैक पीरियड मेथड बोलता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम ये जानना चाहते हैं कि जो पैसा हमने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वो कितने समय में बिजनेस में वापस आएगा, और जितना जल्दी ये पैसा बिजनेस में वापस आएगा उतना ही बढ़िया होगा, सूनर द बेस्ट। ये रिकवरी टाइम को बताता है। पेबैक पीरियड इज द टाइम, एक टाइम है विच इज रिक्वायर्ड टू रिकवर, जो चाहिए उस पैसे को वसूल करने के लिए, वापस लाने के लिए जो हमने इन्वेस्ट किया है किसी एक प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है जिसकी कॉस्ट 50,000 है और वो हर साल हमें कमा के कैश जनरेट करेगा 10,000 का। इट मीन्स 5 सालों में वो 50,000 रुपी हमारे बिजनेस को वापस कर देगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पेबैक पीरियड कितना है? 5 ईयर, 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत फेमस मेथड है प्रोजेक्ट्स को एवेलुएट करने के लिए। जब हमारे पास अल्टरनेटिव होते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट हमारे सामने होते हैं, बहुत सी एसेट्स हमारे सामने होती हैं और हमें सिलेक्शन करनी होती है बेस्ट एसेट की, बेस्ट प्रोजेक्ट की, जिससे कि हमारी वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो, हमारे बिजनेस को मैक्सिमम फायदा हो। तो बहुत से मेथड हैं उसको जो हमें हेल्प करते हैं उन सिलेक्शन में, कौन से प्रोजेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है, कौन सी मशीनरी को हमें खरीदना है। तो पेबैक पीरियड मेथड का भी अल्टीमेट पर्पस ये है कि ये हमें सिलेक्शन में मदद करता है, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में मदद करता है। तो इसमें क्या क्राइटेरिया हम यूज करते हैं? शॉर्टर द पेबैक पीरियड, जितना पेबैक पीरियड कम होगा उतना ये बढ़िया होगा किसी भी बिजनेस के लिए। उस प्रोजेक्ट को हम एकदम सिलेक्ट कर लेंगे जिसका पेबैक पीरियड मिनिमम होगा। तो यहां पे 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, हमने पहले भी बात की थी, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो आपस में कंपीट नहीं करते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वो होते हैं जो आपस में कंपीट करते हैं। अगर हम एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप ही रिजेक्ट हो जाता है। पर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में हम बहुत से प्रोजेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में? यहां पे हम लोग बात करेंगे प्री डिटरमिन्ड पेबैक पीरियड की। ये मिनिमम पेबैक पीरियड है, वो कम से कम पेबैक पीरियड है जिसको एक फर्म सही समझती है अपने व्यवसाय के लिए, कि अगर एक पेबैक पीरियड इससे कम होगा तो हम उस प्रोजेक्ट को अपने बिजनेस में सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये फर्म ये समझती है कि 5 साल का कोई भी प्रोजेक्ट यदि 5 साल या उससे कम अवधि में हमारी रिटर्न, जो पैसा हमने उस प्रोजेक्ट में लगाया है उसको वापस दे देता है हमें, तो हमारे लिए सर्वोत्तम है, हमारे लिए बढ़िया है।
तो हम किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका पे बैक पीरियड 5 साल या 5 साल से कम है। तो यहां एग्जांपल में हमने 2 प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया है, एक का एक्चुअल पे बैक पीरियड 4 ईयर है और दूसरे का 6 ईयर है। तो 4 ईयर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, और यदि सभी का 5 ईयर से कम होगा या 5 ईयर होगा तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट में कंपटीशन वाली बात तो है नहीं। बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यहां पे जो एग्जांपल है, इसमें एक प्रोजेक्ट की जो अवधि है वो 5 ईयर है, दूसरे की 4 ईयर है। हां, जो प्री डिटर्मिन्ड पे बैक पीरियड है वो 6 ईयर मान के चल रहे हैं हम यहां पे, तो हम दोनों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट होते दोनों को सिलेक्ट कर लेते। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में हम लोग 4 ईयर वाले को सिलेक्ट करेंगे जिसका पे बैक पीरियड जो है शॉर्टर है। तो कैलकुलेशन कैसे की जाती है पे बैक पीरियड की, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि पे बैक पीरियड कितना होगा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। यह डिपेंड करता है कि उस प्रोजेक्ट से जो इनफ्लो हमें आएगा, जो कमाई हमें आएगी, जो वार्षिक कमाई हमें आएगी, क्या हर साल जो मिलने वाली कमाई है, एनुअल कैश फ्लो है, वो बराबर है या वो अलग अलग है। तो पहला केस है इक्वल एनुअल कैश इनफ्लो का और दूसरा केस है अनइक्वल एनुअल कैश इनफ्लो का। तो पहले हम बात कर रहे हैं केस 1 की, जहां पे इक्वल एनुअल कैश इनफ्लो होते हैं। यहां पे एक प्रोजेक्ट है जिसका कैश आउटले, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें लगने वाला खर्चा जो है वो 30,000 पे, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 4 साल तक, उस प्रोजेक्ट की लाइफ है 4 साल, 4 साल तक बिजनेस को कमा के देगा, और हर साल उसकी कमाई जो है वो 10,000 10,000 10,000 10,000 होगी। तो यहां पे अगर हमें पे बैक पीरियड निकालना है, हमारा पर्पज है कि ये 30,000 रुपया जो बिजनेस ने लगाया है, उस प्रोजेक्ट को दिया है, उसमें लगाया है, उसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो कितने साल के अंदर उसको वो कमा के बिजनेस को वापस करेगा, प्रोजेक्ट उस पैसे को कमा के बिजनेस को वापस करेगा। सामने दिखती सी बात है 3 साल के अंदर। इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी बन गया, 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 3। 30,000 आपका कैश आउटले है, 10,000 आपका इनफ्लो है। तो अब इसका मतलब यह है कि यहां पे जब हम पे बैक पीरियड निकालते हैं और एनुअल कैश इनफ्लो बराबर होते हैं, हर साल समान रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आता, तो हमारा फॉर्मूला होता है पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कैश आउटले डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोस। ये कैश आउटफ्लो क्या है? ये उस प्रोजेक्ट में लगने वाला पैसा है। उस प्रोजेक्ट की वजह से हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस के कैश पॉकेट से जो पैसा जाएगा, जो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, जो उस प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, उसको कैश आउटफ्लो बोला जाएगा। और कैश इनफ्लो क्या है? उस प्रोजेक्ट के कारण जो कैश हमारे पास आएगा। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम यहां पे अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात नहीं करते। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स मीन कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के द्वारा दिखाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा दिखाए जाते हैं, वो नेट प्रॉफिट होते हैं। उनमें से हमने ऐसे खर्चे भी लेस कर दिए होते हैं जिनकी वजह से कैश जो है वो कम नहीं होता। पर हम यहां पे बात कर रहे हैं कैश प्रॉफिट्स की। हमने जो कैश में हमारे पास पैसा आ रहा है उसमें से कैश एक्सपेंसेस को लेस कर देना है और कैश प्रॉफिट्स को यहां पे लेना है। इनका दूसरा नाम भी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें हम यही समझेंगे कि भाई इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशन में। पर अभी हम ये मान के चलेंगे, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, कि जो भी हमें कैश इनफ्लो दिए गए हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन बट बिफोर डेप्रिसिएशन है। अब छोटा सा एग्जांपल एक और है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 70,000 और कैश इनफ्लो है 10,000, लाइफ है 10 ईयर। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर निकालिएगा। आंसर होगा 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 7 ईयर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा जब कैश इनफ्लोज बराबर होंगे। अब बात आती है जब कैश इनफ्लो अनइक्वल होंगे। यह भी बिल्कुल आसान है, पर इसको थोड़ा सा
टेक्निकल बनाते हुए थोड़ा सा, ताकि आप इसको बेटर बेस से समझ पाएं, इसकी दो सर्कमस्टांसेस मैंने क्रिएट की हैं। पहला केस है बिल्कुल सेम है, पहले साल 30,000 रुपये उस प्रोजेक्ट में पैसा लग गया हमारा, 4 साल तक कमा के देगा। फर्स्ट ईयर 5,000 दिया, सेकंड ईयर 10,000 दिया, थर्ड ईयर 15,000 दिया और लास्ट ईयर में 18,000 दिया। इट मीन्स पहले, दूसरे और तीसरे साल की कमाई को जब मैंने जोड़ दिया तो 3 साल के अंदर मुझे 30,000 रुपया मिल गया। इट मीन्स इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड भी 3 इयर्स हुआ। पर यहां मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता कैश आउटले ओवर एनुअल कैश इनफ्लो, क्योंकि एनुअल कैश इनफ्लो बराबर नहीं है। तो यहां पे हम ये मान के चलते हैं, हमारा तरीका होता है निकालने का कि जो इन्वेस्टमेंट आउटले हुआ है, जो पैसा हमारा लगा है बिजनेस में 30,000, जिस वर्ष में, जिस समय वो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज के जो भी हमारे इनफ्लोज, एनुअल इनफ्लोज आ रहे हैं, जैसे पहले साल 5,000 आया, 10,000 आया, 15,000, जब इनको आपस में जोड़ देंगे तो इनको बोलेंगे क्यूमुलेटिव कैश। तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो जो है वो हमारे खर्चे गए पैसे के बराबर हो जाएगा, उस समय को हम पे बैक पीरियड मान लेंगे। तो यहां दिख रहा है 30,000 रुपया खर्च किया था और 3 साल के अंदर हमें जो कैश इनफ्लो मिले वो 30,000 के बराबर हो गए। इसका मतलब कैश यहां पे जो पे बैक पीरियड है वो 3 साल का है, 3 इयर्स। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आउटले 30,000 है, पहले साल 5,000 आ गया, दूसरे साल 20,000 आ गया, टोटल 25,000 अभी तक हम कवर कर चुके हैं, रिकवर हो गया है, वापस आ गया है। तो वापस आने के लिए रहा कितना, 5,000। पर तीसरे साल की कमाई कितनी है, 10,000। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरे साल को ऐड करूंगा तो 35,000 हो जाएगा। तो दूसरा साल पूरा, और ये जो कमाई हमने ये पैसा जो कमा लिया है दूसरे और तीसरे साल के बीच में कहीं जैसे हमने ये कमा लिया है। तो हमें ये समझना है फाइनल ईयर जिसमें हम पैसा कमा लेते हैं वो थर्ड ईयर है। यहां पे अमाउंट कितना बच जाता है दूसरे साल के बाद लेने के लिए, वो 5,000 है। 25,000 हमारा रिकवर हो चुका है, 5,000 रिकवर करने के लिए रहा है। तो इसको और क्लियर करते हैं हम लोग। जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट बनानी होती है। स्टेटमेंट शोइंग क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, पहले साल 5,000, 20,000, देन 10,000, 10,000, 5,000, 20,000, 10,000, 10,000। अब क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस कैसे निकलेंगे, पहले साल 5,000, दूसरे साल पहले और दूसरे साल को जोड़ दीजिए 25,000, तीसरे साल पहला, दूसरा, तीसरा तीनों जोड़ दिए 35,000, चौथे साल चारों सालों के जोड़ दिए 45,000। मेरे को लगता है ये क्लियर हो गया आपको कि जैसे पहले साल है उसमें पहले साल के इनफ्लो ही आएंगे। दूसरे साल में 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि एंड ऑफ द ईयर हम लोग ये बात कर रहे हैं। पहले साल की कमाई 5,000 हमारे पास आ गई, जब दूसरा साल खत्म हुआ तो 5,000 पहले साल का आ गया, तो दूसरे साल का 20,000 आ गया, टोटल 25,000 हमें मिल चुका है। तीसरे साल हमें तीनों सालों की कमाई आ गई, 35,000 हमें मिल चुका है, और चौथे साल हमें 45,000 मिल गया है। इसका मतलब दूसरे साल के बाद कितना पैसा लेने के लिए रह गया है, 25,000 मिल गया, 30,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, 25,000 कवर हो चुका है, रिकवर हो चुका है, वापिस आ चुका है, 5,000 रह गया। अब यहां समझिएगा, तीसरे साल को फाइनल ईयर बोलेंगे, फाइनल ईयर से पिछले वाले साल को हम कंप्लीटेड ईयर बोलते हैं। कंप्लीटेड ईयर वाई से इसको डिनोट करते हैं, अभी फॉर्मूला आएगा, अभी समझ लो ध्यान से। फाइनल ईयर से पिछले वाले साल को हम कंप्लीटेड ईयर बोलते हैं, वाई। जो टोटल पैसा हमारा फाइनल ईयर में आता है उसको टी बोलते हैं। फाइनल ईयर में हमने 10,000 रुपए की टोटल कमाई की है, टोटल कमाई फाइनल ईयर में जो की है उसको टी के द्वारा दिखाएंगे। टी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट रिकवर्ड इन फाइनल ईयर। कंप्लीटेड ईयर कौन सा है, जो फाइनल ईयर से पिछले वाला है। और एल अमाउंट लेफ्ट, कितना पैसा बच गया है, 5,000। अब इससे हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू वाई। वाई मींस कंप्लीटेड ईयर, नीचे देखें एग्जांपल में 2 इयर्स, प्लस एल, एल है 5,000, टी, टी 10,000। तो यहां पे 2 इयर्स तो कंप्लीटेड हो गए, प्लस 1/2 आया। ये 1/2 क्या है,
आधी कमाई चाहिए हमें। तो पूरा साल काम करेंगे, 12 महीने काम करेंगे, तब ये 10,000 आया होगा। हमें चाहिए इसमें से 5,000। कितना समय लगा होगा? 6 मंथ। बहुत सिंपल सी बात है। पर कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको मैंने 2 तरीके से बताया है। पहली बात, 2 इयर्स प्लस कितने मंथ, तो कितना पैसा कमाया था? टाइम फॉर रिकवरी कमाने के लिए ऑफ 10,000, 12 मंथ। 1 रुपया कमाने के लिए 12 ओवर 10,000। 5,000 कमाने के लिए 12 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000। आंसर 6 मंथ्स। तो पे बैक पीरियड हो गया 2 इयर्स एंड 6 मंथ। अब किसी को लगता है ये तो कहानी हो गई, बेसिक है, समझाने के लिए बताया है, समझ लेना। वीडियो पॉज करके 2-3 बार देख लेना। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट आप कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट है 2 ईयर। हाँ भाई कितना है? हाफ है, 1/2 है, मल्टीप्लाई 12 मंथ कर दो सीधा ही। कितना आ गया? 6 मंथ। अब 1/4 होता, मल्टीप्लाई 12 करते 3 आ जाता। इट मीन्स इस प्रोजेक्ट को, जब आप इस प्रोजेक्ट में, मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं जिसमें आपने 30,000 रुपया लगाया था, आपको 2 साल 6 महीने लगेंगे अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। तो पे बैक पीरियड होगा 2 ईयर 6 मंथ। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरिट्स क्या है इस मेथड की? बहुत सिंपल है, सिंपल टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, टाइम सेविंग करता है, कॉस्ट सेविंग करता है। और देखिए शॉर्ट टर्म उन प्रोजेक्ट को ज्यादा महत्व देता है जो जल्दी पैसा कमा के आपको देते हैं। तो यहां पे ये उस पॉसिबिलिटी को खत्म कर देता है। जैसे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री हैं, बहुत से डेवलपिंग कंट्री हैं जहां टेक्नोलॉजी एकदम चेंज होती है, बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं टेक्नोलॉजी एकदम चेंज होती है। तो वहां पे आप बड़ा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट चाहिए जो जल्दी से आपको, जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, जल्दी से आपको उनसे वो पैसा वापस मिल जाए। अप्रचलन की समस्या है तो ये दूर करता है उसको। शॉर्ट टर्म अप्रोच है और उन बिजनेसेस में बहुत बढ़िया है जहां पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। उन सिचुएशन में बहुत बढ़िया है जहां पे भविष्य बहुत ज्यादा अनिश्चित हो चुका है। ये उन बिजनेस के लिए भी बहुत बढ़िया है जहां पे कैपिटल बहुत कम है, शॉर्टेज ऑफ कैश है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। ये डिमेरिट्स हैं। सबसे पहले डिमेरिट कि इग्नोर्स ऑल कैश इनफ्लोज अर्न्ड आफ्टर द पे बैक पीरियड। अब ये 2 प्रोजेक्ट हैं, पहले प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट को ध्यान से देखिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 40,000, तो पे बैक पीरियड सामने दिख रहा है पहले प्रोजेक्ट में 2 इयर्स होगा और दूसरे प्रोजेक्ट में ये जो है दैट इज 3 इयर्स। तो पहले प्रोजेक्ट को हम लोग पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग हम पहले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसका पे बैक पीरियड कम है बी प्रोजेक्ट से। ए प्रोजेक्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया। पर अगर आप ये देखें कि पोस्ट पे बैक पीरियड कमाई जो पहले प्रोजेक्ट की वो 20,000 है, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट की वो 40,000 है, दुगनी है। पर इस बात को हम ध्यान में नहीं रखते, जो बहुत बड़ी इसकी एक लिमिटेशन है। इसी तरह टाइम वैल्यू ऑफ मनी को और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो को भी ये इग्नोर कर देता है। जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपया। पहला प्रोजेक्ट जो है, ऑप्शन है हमारे पास, पहला प्रोजेक्ट जो हमारे पास प्रपोजल आया है वो बोलता है 50,000 पहले साल कमा के दूंगा, फिर 40 दूंगा, फिर 30 दूंगा, फिर 20 दूंगा, 10,000 लास्ट ईयर में दूंगा, टोटल 1,50,000। दूसरा भी ऐसे वो उल्टा चल रहा है, पहले साल में 10,000, लास्ट साल में 50,000। तो यहां पे आपका पे बैक पीरियड बोल रहा है कि भाई दोनों में पे बैक 5 ईयर है। तो मेरे सामने ये नहीं आया, मेरे सामने आ रहा है 5 ईयर 5 ईयर। तो किसी को भी सिलेक्ट कर लो, जबकि वो गलत है। क्योंकि हमने पढ़ा है, हम जानते हैं समय के अनुसार पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। हम डिफरेंट टाइम में जो अर्निंग्स होती हैं उनको इक्वल वेट नहीं दे सकते। इस समय के पैसे का महत्व ज्यादा होता है। जो पैसा हमें 2 साल के बाद मिलेगा वो पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, उसकी वैल्यू कम हो चुकी होती है।
तो यहाँ सामने दिखती सी बात है कि प्रोजेक्ट ए जो है वो बहुत बढ़िया है एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट बी, पर हमें पे बैक पीरियड बोल रहा है दोनों ही प्रोजेक्ट एक बराबर है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नहीं देखता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है जो पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हो, आपने उधार लिया है, आपने शेयर होल्डर से लिया है, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15%, आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा 20%, पर आप उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देख नहीं रहे हो। प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप बोले जल्दी पैसा कहां से आएगा, ये नहीं देखा कि 18% से हमने लिया है, क्या प्रोजेक्ट 20% दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमने उस चीज को देखा ही नहीं। और हमने यहां पे बोला कि एक प्री डिटर्मिन्ड पे बैक पीरियड होता है, मिनिमम पे बैक पीरियड होता है, पर वो मिनिमम पे बैक पीरियड कितना होगा हर बिजनेस के लिए अलग होगा। ये बहुत डिफिकल्ट है, 2 साल के अंदर पैसा आना चाहिए, 4 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, ये बहुत डिफिकल्ट है। जो हमने एक गाइडलाइंस, हमने एक सीमा रेखा बनाई है कि मिनिमम पे बैक पीरियड इतना होना चाहिए, वो डिटरमिन करना बड़ा डिफिकल्ट है। शॉर्ट टर्म अप्रोच है, सही मायने में प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं दिखाता। जो किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी एसेट की कुछ ना कुछ तो स्क्रैप वैल्यू होती है, लास्ट में कुछ ना कुछ तो वैल्यू बचती है, पर ये पे बैक के बाद की वैल्यू को देखता ही नहीं है। ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। सुटेबल कहाँ है, जहां शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं, फर्म को लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, और अगर इस मेथड को आप एनपीवी और आईआर के साथ यूज करते हो तो ये आपको बेस्ट आइडिया दे सकता है। इसकी कुछ इंप्रूवमेंट्स भी हैं, डिस्काउंटेड पेबैक मेथड, पोस्ट पेबैक वैल्यू मेथड, पर इन मेथड्स को हम लोग बाद में किसी एक वीडियो में करेंगे। तो अभी आज हमने ये देखा कि भाई मेथड्स तो बहुत हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस मेथड, ट्रेडिशनल मेथड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, वैसे तो अभी तो हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न मेथड्स को, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देते हैं, तो वो पेबैक मेथड है जिसकी बात हमने आज की। तो अब इस मेथड को देखने के बाद हमें ये समझ गए पेबैक मेथड वो मेथड है जो ये बोलता है कि कितनी जल्दी पैसा बिजनेस में, कितना समय लगेगा, जो इन्वेस्टमेंट हमने की है उसका पैसा जितना हमने उसमें खर्च किया है वो कितने समय में बिजनेस में वापस आ जाएगा। इतनी सी बात ये बताता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड की। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने बहुत सी बातें की, हम लोग अब न्यूमेरिकल्स के ऊपर पहुंच चुके हैं। मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इन न्यूमेरिकल्स को ऐसे ना समझें कि बहुत आसान है या बहुत टफ हैं। आप इनको ट्राई करें, इनकी गहराई में जानने की कोशिश करें। ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है और बहुत बार नेट जैसे एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना है। मैंने कोशिश की है कि इसकी बहुत गहराई में जाके आप लोगों को मैं बताऊं। अब आने वाली वीडियोस में भी हम, चाहे वो आईआरआर होगा, चाहे वो एनपीवी होगा, हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे से उसको करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू once again.